हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्ट्रैटेजी। आज हम अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक फाइनल टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पे PYQs करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं इसको -del V, और जिसका फॉर्मूला KQ/R², R कैप। और फिर कैपेसिटेंस होता है जो कि Q/V से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस होता है किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को जो डिनोट करता है। कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी स्टोर करता है, राइट। तो कैपेसिटेंस बताता है कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, नाउ एक एनालॉजी ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल का। तो जैसा आपने सुना होगा क्रिकेट में, कहते हैं कि पृथ्वी शॉ के पास बहुत पोटेंशियल था। पृथ्वी शॉ हैड ग्रेट पोटेंशियल, बट उसने कुछ कर नहीं पाया कुछ खास। तो पोटेंशियल कुछ नहीं है, पोटेंशियल इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन डू वर्क, राइट। सो और बेसिकली ये डिपेंड करती है ओरिएंटेशन पे या फिर पोजीशन पे, है ना, इन सारी चीज़ों पे। तो एक एनालॉजी ड्रॉ करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करते हो, है ना, अगर आप हाइट इंक्रीज कर रहे हो मतलब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचना चाहती है किसी चीज़ को। आप हाइट इंक्रीज करके उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, तो ग्रेविटी के तो खिलाफ आपने काम किया। फिर उससे क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि पहले कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था तो, और वो ये मान लीजिए अर्थ है, तो ग्रेविटी जो है उसको इतनी दूर खींच पाती, लेकिन आपने क्या किया, उसको यहाँ पे ले गए। तो अब जो ग्रेविटी के पास खींचने के लिए टाइम है और डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा है ना। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं mgh से मेजर करते हैं। तो जैसे जैसे आप h बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी बढ़ रही है। इससे होता क्या है कि अनस्टेबिलिटी बढ़ती है ना, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देंगे, कोई भी सिस्टम अगर आप डिस्टर्ब ना करें तो वो अपने इक्विलिब्रियम पे आके बैठता है, बराबर। तो किसी भी आप भारी वस्तु को अगर कहीं से छोड़ देते हैं तो वो आके धरती पर रिलैक्स कर लेती है, और यहाँ पे क्या होता है, हम मानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो जीरो है, मतलब ये इसका इक्विलिब्रियम स्टेट है। लेकिन आपने हाइट बढ़ा के, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा के इसको क्या कर दिया, इसको अनस्टेबल बना दिया, है ना। और ये U=mgh होता है, ये तो हम जानते ही हैं। सेम वे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। हम जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब जब भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम कोई काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को बढ़ा देंगे। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यहाँ पे मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज ये है ना, तो ये दोनों क्या चाहेंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ज़बरदस्ती ला के यहाँ पे रख दे रहे हैं। टेक्निकली तो ये इसको दूर भगा देना चाहेगा, लेकिन हम इसको फोर्सफुली यहाँ पे रखें कुछ फोर्स लगा के। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से जो हमने ज़बरदस्ती यहाँ पे काम किया है, हमने इसके अंदर एक एनर्जी डाल दी है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये यहाँ पे अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि दूर भागना चाहता है, हम इसको फोर्सफुली यहाँ रखें, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/Q/R, है ना। फिर एक बार देखते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। सो बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ऐसे फैली होगी। अब किसी भी एक पॉइंट को आप पकड़िए, जैसे इन्होंने इस पॉइंट को पकड़ा, तो इन्फिनिटी से अगर मैं किसी भी चार्ज को यहाँ पे ले आऊँगा तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, है ना। और वही जो काम होगा उसको हम U से डिफाइन करते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, तो उस पर हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है, बराबर। तो मैं इन्फिनिटी से इसको बहुत धीरे धीरे बिना एक्सेलरेट किए हुए ला के इस पॉइंट पर रख दे रहा हूँ। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे रहती है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। हम जानते हैं वो अपॉन R² के टर्म में जो है, जो अपना फोर्स होता है KQ/Q1 Q2/R²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो Q से Q कैंसिल हो जाता है और KQ/R² रहता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो R² के टर्म के हिसाब से डिसिपेट करता है, यानी 1/R²। तो जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, लेकिन ये R बराबर इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन इन्फिनिटी से हल्का सा पहले कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब भी मैं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज की तरफ धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है रिपल्सन ये फेस कर रहा होगा, लेकिन मैं जो है कोई फोर्स लगा के एक वर्क डन करके इसको ला के यहाँ रख दूंगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये जीरो है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे मैं ये चार्ज ला के रखा हूँ, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ और थी, और वो कितनी थी वो हमने पिछले फॉर्मूले में देखा, वो थी KQ/Q/R। यहाँ पे वो KQ और ये जो टेस्ट चार्ज है अपॉन R, इतनी पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली यहाँ पे U जीरो है और यहाँ पे U की वैल्यू है KQ/R, ये टेस्ट चार्ज वगैरह हम मान लें तो ये 1 हो जाएगा और KQ/R बचेगा। तो यहाँ पे ये KQ/R है, यहाँ पे जीरो है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि जो V होगा एट पोजीशन P और इन्फिनिटी के बीच में, वो होगा अपना
के क्यू अपॉन आर, और हम यही मेजर करते हैं वी। इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि जो वर्क किया गया है एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, एक्सटर्नल कौन था, मैं था, क्योंकि मैं इन्फिनिटी से इसको यहाँ पे ले आया था ना, तो जो वर्क किया गया था किसके ऊपर, एक पॉजिटिव चार्ज छोटे क्यू के ऊपर, तो उस वर्क को अगर उस चार्ज से विभाजित कर देंगे आप, तो आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये आ जाएगा। ठीक है, अब है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहता है, देखिए जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जो अपना वी है, ये कहीं पे ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, कहीं पे बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा, कहीं पे कांस्टेंट रहेगा। तो बेसिकली ये जो वी है इसका आर के साथ कैसा रिलेशन है, यही हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता है। मतलब जो माइनस डी वी अपॉन डी आर, यही हमारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी कि एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल हाई होगा। क्यों, क्योंकि बहुत क्लोज है, और जो वी का हमने फॉर्मूला देखा है के क्यू अपॉन आर, है ना, तो अगर यहाँ पे एक छोटा क्यू रखेंगे तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वी की वैल्यू कम होती जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, है ना, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रली रोल डाउन हिल। तो बेसिकली अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है। बस यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो बताता है कि कहाँ पे जो है पोटेंशियल कितना तेज़ी से कम हो रहा है या कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। नाउ अब एक यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो होगा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस का। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक डायपोल लिया है, डायपोल के बारे में भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। तो डायपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम पोटेंशियल को मेजर करना चाहते हैं। तो एक्सियल पॉइंट पे हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे पी क्या होता है, पी होता है डायपोल मोमेंट, है ना। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है कि ये जो चार्ज है क्यू और ये जो डिस्टेंस है डी, यानी क्यू डी बराबर, तो ये पी बराबर हो जाएगा आपका क्यू डी। सिमिलरली अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन को देखें, है ना, एक्सियल पोजीशन हमारे लिए उतनी खास नहीं है, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पे कुछ अलग होता है। क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसने पोटेंशियल को क्या कर दिया है, नलीफाई कर दिया है, और एक ऐसा प्लेन बनाया है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब होगा क्या कि यहाँ पे किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी, एंड दैट इज जीरो, एंड दिस इज इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। मतलब एक ऐसा सर्फेस जहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, बराबर हो, है ना। नहीं तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैं एक सर्फेस ऐसे बना लूँ, एक लाइन, ये तो थोड़ी तिरछी हो गई, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं एक ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचूँ, तो यहाँ के हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल बराबर होगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल तो ऐसे आर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे आर कांस्टेंट रखा है। तो दिस सर्फेस विल बी इक्विपोटेंशियल सर्फेस, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट डायपोल स्टेबिलिटी इन एक्सटर्नल फील्ड, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन प्रीवियस लेक्चर, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। यहाँ पे डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इसके सेम होने की वजह से जो अपना यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी आती है अपनी, वो आती है पी डॉट ई, है ना। और अगर सेम है तो सॉरी यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, तो सेम है तो हम जानते हैं कि ये माइनस पी ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है ना, माइनस पी ई है माइनस का, तो एनर्जी मिनिमम है, तो ये क्या है, स्टेबल स्टेट है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट है। लेकिन अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, जो कि इस कंडीशन में हमने कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन पी का डायरेक्शन ये हो गया, अब पी और ई के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो गया, और जो अब पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, दैट इज प्लस पी ई। तो अब ये हो गया क्या, अनस्टेबल स्टेट। अब बेसिकली अगर हल्का सा हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। नाउ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, हमने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है। जैसे ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो सर्फेसेस हैं, है ना, जहाँ पे आर सेम है इन पूरे सर्फेसेस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल बराबर होगा। एक अगर हम लाइन ऑफ चार्ज मानेंगे, वायर मानेंगे, तो एक हम सिलेंडर अगर ड्रॉ करें तो वहाँ पे वो क्या होंगे, वो होंगे उसके इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सिमिलरली एक पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फेयर बनेगा जो कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस को डिनोट करेगा। अब इक्विपोटेंशियल सर्फेस के बारे में दो तीन बातें याद रखिए। पहला, डेल्टा वी जो है, यानी डेल वी वो जीरो होता है, ठीक है। एक किसी भी इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे डेल वी जो होगा वो जीरो होगा, और वी जो है वो के पी अपॉन आर स्क्वायर है। वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलॉन्ग अ सर्फेस इज एग्जैक्टली जीरो, है ना, कि इस सर्फेस पे अगर पोटेंशियल ही नहीं है तो क्यों काम करना पड़ेगा भाई, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैन एवर इंटरसेक्ट, क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब आर जो है दोनों का एक ऐसे पॉइंट पे चेंज होगा, तो वो संभव नहीं है। यहाँ पे आर बराबर कुछ है, यहाँ पे आर बराबर कुछ है, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, कंडक्टर में और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे होती है। तो जब हमारे मतलब हम गाड़ी वाड़ी में चलते हैं, कार वगैरह में, या फिर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो बिल्डिंग्स का तो मान लीजिए यहाँ पे एक लोहे की रॉड होती है, जब भी कुछ भी वो बिजली वगैरह कटती है तो वो सीधे ग्राउंड हो जाती है।
तो इसका कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। लेकिन कार वगैरह में कभी अगर बिजली गिरे तो क्या होगा, आपने सोचा है? एक्चुअली ये जो बॉडी होती है कार की ना, ये मेटल बॉडी बनाई जाती है ना। क्यों? क्योंकि अगर कभी जो चार्जेस हैं इस पे आएंगे तो ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस मेटल सरफेस पे, है ना। जो मेटल है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, जो कंडक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। क्यों? ये जो मेटल है, जब भी कोई भी सपोज करिए एक आपने क्या किया है, एक हॉलो यहाँ पे सिलेंडर या कुछ ले रखा है, और या हॉलो स्फेयर मान लीजिए, इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना। तो हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है, बराबर। और जब इसमें जाती भी है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाती है ना। अगर कोई सपोज करिए ये मेटल है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हुई, ये क्या करेगी, हल्का सा बेंड होकर सरफेस के परपेंडिकुलर होने का प्रयास करेगी, बराबर। और एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पे आके इसमें, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर्स में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और वो इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि अंदर जो है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा जीरो। तो कोई भी अगर हॉलो स्फेयर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो वही है जो है। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट। नाउ डाइलेक्ट्रिक्स एंड द पावर ऑफ पोलराइजेशन। तो अभी हमने कंडक्टर को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, है ना। तो वो क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली डाइपोल्स बने रहते हैं किसी भी इंसुलेटर में, फ्री चार्जेस नहीं रहते हैं, वो क्या रहते हैं, वो बाइंडेड रहते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहती है, ये क्या करती है, इन डाइपोल्स को एक तरफ जो है पोलराइज कर देती है जब भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। तो हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, अगर तो इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो इनका जो पोलराइजेशन होगा वो इस तरह होगा कि अंदर यहाँ पे प्लस आए और यहाँ पे माइनस आए, क्योंकि ये इसको अपोज करना चाहेंगे। और जो पोलराइज होगा वो कुछ इसी फॉर्म में होगा कि जो नेगेटिव साइंस है वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव साइंस इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर ई है, ई नॉट है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट माइनस ई इन हो जाएगा, और ई इन क्या होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा वो ई माइनस ई इन रहेगा, और बाहर वापस से ई नॉट, बाहर निकलने के बाद। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हमने अभी तक क्या देखा कि कोई भी चार्ज कैरियर है, यानी कि कोई कंडक्टर है, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्री फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जिसकी वजह से वो क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चार्ज पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और अंदर जो है जो हॉलो पार्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करके ई बराबर जीरो कर देंगे, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा जो हमने अप्लाई किया है, और इस पार भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा जो हमने अप्लाई किया था। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, यानी इंसुलेटर्स में क्या होता है कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो मॉलिक्यूलर डाइपोल बन जाता है और वो पोलराइज हो जाते हैं किस दिशा में, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया तो उनका पोलराइजेशन कुछ ऐसा होगा कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कमजोर हो जाती है, और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी अपना ई नॉट अपॉन के टाइम्स अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट यूज होता है पोलराइजेशन में, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है आपके कैपेसिटर्स में यूज होता है, ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। अब वो कैसे होता है, देखिए कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर कई तरीके के होते हैं, आप सिलिंड्रिकल स्फेरिकल ले लीजिए, आप सिलिंड्रिकल ले लीजिए, है ना। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, और ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स भी होते हैं जो कि बेसिक है, और हम कॉन्सेप्ट को इसी से सीखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है। बेसिकली हम क्या करते हैं, दो कंडक्टर प्लेट्स को थोड़ी दूरी पे रख देते हैं, है ना। यहाँ पे जो है वायर्स लगा के, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। तो क्या होगा कि यहाँ पे प्लस चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगेंगे, यहाँ पे माइनस चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगेंगे। उससे क्या होगा कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब इसके बीच में जब भी चार्जेस मूव करेंगे या कुछ चार्जेस का मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो स्टोर किए रहते हैं। तो सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने अचानक से क्या किया कि जो ये पावर सप्लाई है ये कट कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये वापस से आपको एक इंस्टेंट चार्ज देंगे थोड़े कम टाइम के लिए, लेकिन इंस्टेंट चार्ज मिलेगा। इनका यूज़ कहाँ होता है, इनका यूज़ होता है फैंस में, जैसे कि पंखा जो है आपका, वहाँ पे कंडेंसर लगा होता है ना। तो बेसिकली है क्या कि एसी सप्लाई आती है हमारे घर में, एसी का एक हाफ जो है पॉजिटिव होता है, एक हाफ नेगेटिव में होता है। तो जब पॉजिटिव हाफ होता है तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, लेकिन जब नेगेटिव हाफ में चला गया तो क्या होगा, तो ये कैपेसिटर वो पावर देके पंखे को यूनि डायरेक्शन में ही रोटेट करता है। नहीं तो होना तो ये चाहिए कि पंखा आधी दूर ऐसे चले फिर आधी दूर इस डायरेक्शन में चले, लेकिन ये कैपेसिटर ही है जो उसको यूनि डायरेक्शन में फ्लो कराता है। डाइलेक्ट्रिक मल्टीप्लायर इफेक्ट, हमने वही बात की थी कि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। वो कैसे, हम क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को इन्हीं दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर डाल दें, जिसका कांस्टेंट के है डाइलेक्ट्रिक, तो बेसिकली होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ ई अपॉन के हो जाएगी। तो ई अपॉन के होने की वजह से क्या होगा कि जो अपना कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा, वो यूँ बढ़ जाएगा कि अपना जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से हम जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखते हैं वो होता है क्यू अपॉन वी, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो अगर वी कम हो रहा है तो सी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि चार्ज तो उतना ही है।
तो सिमिलरली जब भी किसी भी डायरेक्ट्रिक के बीच में किसी के कांस्टेंट का किसी भी कैपेसिटर के बीच में के कांस्टेंट का डायरेक्ट्रिक डाला जाता है तो वो जो ई है अंदर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कम करता है, और जो कि कारण बनता है वोल्टेज के ड्रॉप होने का। और अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो ऑटोमेटिक कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और जो नया कैपेसिटेंस आता है वो के टाइम्स सी आता है। नाउ कैपेसिटर्स की पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे हमने रेजिस्टर्स का देखा था पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, वैसे ही कैपेसिटर्स का भी होता है। रेजिस्टेंस का बस ये फर्क है कि रेजिस्टेंस का जो जिस तरीके से आप सीरीज में करते हैं उसका उल्टा हो जाता है यहाँ पे। रेजिस्टेंस जो पैरेलल है वो इसके सीरीज में होता है, और जो पैरेलल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है वो कैपेसिटर के पैरेलल में होता है। जैसे अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगा है तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा दैट इज 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। लेकिन रजिस्टर्स के केस में क्या होता था कि अगर दो रजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो उसमें R1 प्लस R2 सीधे हो जाता था। लेकिन अगर दो रजिस्टर पैरेलल में लगे होते थे तो हम जानते थे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 आता था। लेकिन अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, दैट इज C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, राइट। सो दीज आर द topics which were left in our electrostatics previous lecture, और since it is a क्रैश कोर्स तो हमने बहुत जल्दी से और बहुत ही डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। जितना डिटेल हमें ज़रूरी समझा उतनी डिटेल में कवर किया है। बाकी अगर कोई टॉपिक आपको ना समझ में हो या कुछ छूट गया हो या आपको लगता हो कि मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे साथ बने रहिए। हम अभी शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के PYQ जो आपके CUT में आए हुए हैं, यानी कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लस हम अगला लेक्चर लेके बहुत ही जल्दी आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।